हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन इसको जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में दो पक्षों के युद्ध होने से एक पक्ष में थे ब्रिटेन और एक दूसरे में था अमेरिका जैसे देश, जबकि दूसरे में पक्ष में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य में इराक, तुर्की, सीरिया, अरब, फिलिस्तीन जैसे देश थे। ऑटोमन साम्राज्य ने पूरी दुनिया में अपने दूत भेजने प्रारंभ किए कि पूरी दुनिया के मुस्लिम खतरे में है। तो इन्होंने ऑटोमन साम्राज्य ने जो है अपना प्रमुख देश तुर्की को बनाया और तुर्की में एक खलीफा पद नियुक्त किया। इस खलीफा को पूरी दुनिया के मुस्लिम अपना प्रमुख नेता मानते थे या बनाया। तो ऑटोमन साम्राज्य ने जब पूरी दुनिया में अपने दूत भेजे थे तो स्वाभाविक सी बात है भारत में भी दूत आएंगे। तो जब भारत में दूत आए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, अभी हम स्वयं गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जब हम आज़ाद होंगे तो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अली बंधु ने इन्हें मदद का आश्वासन दिया। अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों के नाम में अली आता है, इसलिए इन्हें अली बंधु कहते हैं। तो अली बंधुओं ने कहा कि हम आपका साथ देंगे, हमारे स्तर पर जितना हो सकेगा उतना आपका साथ देंगे। और अब अली बंधुओं को साथ मिल गया महात्मा गांधी का। अली बंधुओं और महात्मा गांधी ने ऑटोमन साम्राज्य के दूतों के कहने पर खिलाफत कमेटी का गठन किया। खिलाफत कमेटी का कार्य खलीफा के लिए यानी पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करेंगे। खिलाफत कमेटी को पूरी दुनिया मुसलमानों ने अपने अपने इलाकों में शर्तें रखी। इसी तरह भारत में भी खिलाफत कमेटी का कार्य हुआ। उनकी प्रमुख शर्तें थीं, मुस्लिम धर्म संबंधी कार्य पर इनका अधिकार रहेगा, हमारे धर्म और धर्म संबंधी सभी कार्यों पर खलीफा को निर्णय लेने का अधिकार रहे, ना कि ब्रिटिश सरकार हमें बताए क्या करना। दूसरी शर्त इनकी यह थी कि जितना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य की भूमि थी जो ब्रिटेन इत्यादि देशों ने जीत ली थी और उस पर अपना अधिकार कर लिया था, उसको ऑटोमन साम्राज्य को वापस लौटाना, उसे वापस करे। तीसरी शर्त इनकी यह थी कि अरब, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन पर कभी भी गैर मुस्लिम शासन नहीं होगा। तो ऑटोमन साम्राज्य की प्रमुख मांगें थीं जो ब्रिटिश सरकार ने से की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इनकी ये मांगें नहीं मानी और ऑटोमन साम्राज्य का बंटवारा जैसे पहले से निर्धारित था कर दिया। जब बंटवारा कर दिया तब भारत में महात्मा गांधी को दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। खिलाफत कमेटी खलीफा के लिए काम करने के लिए थी, लेकिन इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाना कहीं न कहीं भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। गांधी जी भी पीछे नहीं हटे और इन्होंने जो है कहा कि अगर खिलाफत कमेटी की शर्तें ब्रिटेन की सरकार नहीं मानी तो, और जो भी ब्रिटिश सरकार ने ऑटोमन साम्राज्य के साथ किया जिससे भारत के मुस्लिम खुश नहीं हुए, तो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन भी चलेगा। इस समय भारत में हर समुदाय गांधी जी के साथ खड़ा था। इसी समय स्वामी श्रद्धानंद जी, जो एकमात्र ऐसे हिंदू सन्यासी या नेता थे जिन्होंने दिल्ली जाकर जामा मस्जिद में हजारों लोगों को भाषण दिया था, जिनका संबोधन वेद के एक मंत्र से शुरू हुआ था। सैफुद्दीन किचलू ने स्वर्ण मंदिर की एक जो है चाबी दी थी, यह एकता का प्रतीक था। जब खिलाफत कमेटी की मांगें नहीं पूरी हुई तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन के तहत भारत के सभी मुसलमानों को अंग्रेजों की सेना, स्कूल, अस्पताल इत्यादि छोड़ने को कहा गया। अब महात्मा गांधी ने खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि यदि भारतीय मुस्लिम संतुष्ट नहीं हुए तो ये असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की जाती है, लेकिन इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु से पूरा देश दुखी हो जाता है। तिलक की मृत्यु के बाद तिलक कोष का गठन किया गया और पूरे भारत में जिससे जितना हो सके वह दान करे। 1920 में उस समय भी भारत में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया गया और यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की गई। दिसंबर 1920 में यह शुरू हो गया, यानी दिसंबर 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन में भारतीयों को अंग्रेजों के सभी कार्यों से असहयोग वापस लेना है, यानी कार्यों से सहयोग वापस ले लेना। सेना, अस्पताल, अदालत, विद्यालय इत्यादि से भारतीय लोगों का सहयोग वापस लेना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी 1909 में। उसमें तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बातें लिखी थी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था, यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग न करें तो अंग्रेज जो है 1 वर्ष में वापस ब्रिटेन चले जाएंगे। इसी सोच के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और ना कॉलेज, अदालतें, सेना, अस्पताल छोड़ने को कहा, बल्कि शराबबंदी पर भी काम किया। इन्होंने भारतीयों को खादी वस्त्र पहनने और ब्रिटिश वस्त्रों को त्यागने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया। हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ावा और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा पर काम किया। राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तार के लिए देश के प्रत्येक राज्य में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ का निर्माण किया गया। यहाँ पर सभी क्रांतिकारी नेता, लगभग अधिकतर क्रांतिकारी नेता अध्यापन का कार्य करने लगे। यही शिक्षा नीति बाद में 1937 में बेसिक शिक्षा नीति के रूप में सामने आएगी। वर्धन, महाराष्ट्र में जब गांधी जी जाकिर हुसैन को कहेंगे कि तुम
हेड बनो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिभाषित करो। इसमें क्या होना चाहिए? अब भारतीय विद्यालयों में जो है विद्यालय जाना बंद, जो भारतीय विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज सब खाली पड़े हैं और हमारे नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि आप आपस में लड़ो मत, और यदि लड़ाई हो भी जाती है तो आपस में झगड़े को आपस में ही सुलझा लो, आपको इन अंग्रेज़ों के कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों ने गांधी जी की बात मानकर लोगों ने लड़ाई झगड़े भी कम किए उस समय, और यदि कहीं छिटपुट लड़ाइयाँ हुई भी तो लोगों ने आपस में ही सुलझा लिया। लोगों ने अपने ही देश के लिए विद्यालय, अस्पताल, अदालतें इत्यादि का त्याग किया और इससे गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बल मिला। यहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि हमें स्वराज चाहिए। गांधी जी ने स्वराज को परिभाषित नहीं किया था, इसलिए इसे कांग्रेस और क्रांतिकारियों ने अपने अपने हिसाब से स्वराज माना। इसका फ़ायदा गांधी जी को मिला कि ये दोनों दल गांधी के साथ इकट्ठे होकर उनकी ताकत बने। गांधी जी साथ ले चलने में सक्षम हुए। बहुत बढ़िया आंदोलन चला और अंग्रेज़ों को भी यह लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ सकता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे। सभी नेताओं ने विरोध करने की योजना बनाई। इन प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो भीड़ ने द्वितीय पंक्ति के नेता को खड़ा कर दिया। गांधी जी को लगा कि अब स्कूल कॉलेज छोड़ने से अब आगे बढ़ना पड़ेगा और अब एक नया आंदोलन करेंगे। फरवरी 1922 में जिसको नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके साथ साथ 5 फरवरी को आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस ने पहले डराया धमकाया, और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 3 लोग मारे गए। जब 3 लोग मारे गए तो भीड़ उग्र हो गई कि लो मारो कितनों को मारोगे। जब भीड़ उग्र हो गई तो पुलिस वहाँ से भागकर थाने में आ गई, तो भीड़ ने थाने का घेराव करके थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना से जो है गांधी जी भारतीयों से नहीं सोच रहे थे कि ऐसी घटना करेंगे भारतीय ऐसा करेंगे। यह जगह थी चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इस चौरी चौरा इसे हत्याकांड नाम दिया गया, तो एक्शन हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया। इस घटना को अंग्रेजों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जी जो अहिंसा के बहुत बड़े पक्षधर हैं, उनके इशारे पर चौरी चौरा में यहाँ 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया। महात्मा गांधी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये आंदोलन वापस लेने पर बहुत सारे लोग नकारात्मक हो गए। कुछ लोगों ने उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ एक घटना को देखकर एक ऐसा आंदोलन जिस पर पूरे देश की आंखें टिकी हों, उसे वापस लेना गलत बात है। किसी नेता ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कन्याकुमारी में कोई घटना हो रही है तो उसका हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी चौरी चौरा एक जगह हुआ है, इसकी वजह से आप पूरे देश के आंदोलन को कैसे वापस ले सकते हैं। क्योंकि गांधी जी से बड़ा जो है नेता उस समय था नहीं कोई, इसलिए गांधी जी ने जो निर्णय लिया उसे सब को मानना पड़ा। इस समय कांग्रेस में फिर से 2 दल निकलने लगे थे। एक वे लोग जो कह रहे थे कि गांधी जी ने गलत किया, दूसरे वो लोग जो मानते थे कि गांधी जी ने जो कुछ भी किया वह सही किया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन चलता चलाता समाप्त हो गया। और किसी किताबों यानी कहीं पे किताबों में यह भी लिखा गया है कि उस असहयोग आंदोलन धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो गया था, क्योंकि तब तक लोग कोई काट ना करके असहयोग करेंगे। उनके घरों में भी बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप होते थे, उनका भी भरण पोषण करना होता था, उनका परिवार कहाँ से अपना पेट भरेगा। तो धीरे धीरे लोग परेशान हो गए और फिर धीरे धीरे नौकरियों में जाने लगे, अंग्रेज़ों की चाकरी करने की नौकरी में जाने लगे। और धीरे धीरे जैसा इसका रूप सोच रहे थे वैसा ऊपर जाकर धीरे धीरे नीचे आने लगा, उभर कर ऊपर जाकर और धीरे धीरे नीचे आ गया, और वह ज़्यादा नीचे न आए। इसलिए महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को बंद करने में भारतीय की भलाई समझी। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस पुनः 2 विचारधाराओं में बढ़ गई। इसमें एक परिवर्तनवादी थे, यानी परिवर्तन के समर्थक थे, दूसरे परिवर्तन के विरोधी थे। परिवर्तनवादी नेता विधान परिषद में चुनाव में सम्मिलित होकर परिवर्तन करने का मादा रखते थे, और इनका मानना ही था कि जो है परिवर्तन करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। यानी जब विधान परिषद में हमारे सदस्य होंगे तो हम उनके द्वारा कोई कानून पारित होने पर विरोध करेंगे। इनका मानना था कि यदि मान लो हम चुनाव में हिस्सा ना भी लें तो क्या देश में जो अन्य संगठन जैसे हिंदू महासभा, SC/ST संगठन, मुस्लिम लीग के सदस्य क्या भाग नहीं लेंगे। ये सभी संगठन चुनाव में भाग लेंगे और इनके सदस्य विधान परिषदों में चुनकर जाएंगे, और कांग्रेस बेवकूफ़ों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। इन नेताओं का मानना था कि यदि इन संगठनों यानी मुस्लिम लीग, SC/ST संगठन, हिंदू महासभा अंग्रेज अपने पक्ष में करके कांग्रेस के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। इन नेताओं ने कहा जब सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही चुनाव में भाग नहीं लेगा तो ये छोटे छोटे दल जाएंगे और फिर ब्रिटिश सरकार जैसा कानून चाहेगी वैसा बना लेगी। हम सरकार का बोल कर क्या करेंगे, कर लेंगे। यदि सरकार से हमारी सहभागिता नहीं रही सरकार में तो हम उनके सिस्टम को फेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिवर्तनवादियों ने कहा हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, जबकि परिवर्तन विरोधी नेताओं ने कहा हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अंततः परिवर्तनवादी नेताओं को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी की अनुमति मिल गई। गांधी जी राजी हो गए कि परिवर्तनवादी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर ये हमारे पक्ष में है परिवर्तनवादियों, तो कांग्रेस में रहते हुए 1923 में स्वराज दल बना लिया। आगे चलकर इसी स्वराज दल को जो है स्वराज पार्टी कहा गया।
इस स्वराज दल का पूरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यह पार्टी ने अच्छे परिणाम दिए और इस पार्टी ने बनने के बाद 6 महीने बाद चुनाव हुए, जिसमें यह पार्टी बहुत अच्छे परिणाम लाई। उस समय 101 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें मैं 42 सीटों पर चुनाव जीती। इस समय जो परिवर्तनवादी नेता चुनकर विधान परिषदों में गए थे, उनका लक्ष्य था कि कोई ऐसा नियम कानून न पारित हो जो भारतीयों के खिलाफ हो। 1922 से 1977 का भारतीय राजनीतिक काल सुषुप्त है अवस्था में जो है वाला हो गया था, यानी सुषुप्त अवस्था वाला हो गया था। भारत कई कई छोटे छोटे दलों में बट गया था। तभी जो है सभी अपने अपने तरीकों से भारत के लिए कार्य कर रहे थे। तो यह जो दौर था, इसी दौर में अंग्रेजों ने 1927 के अंत, दोस्तों 1922 की जगह 1927 होगा, 1977 जो है 1927 होना चाहिए और ये 1922 सही है। 1927 के अंत तक साइमन कमीशन की घोषणा कर दी। इस कमीशन के प्रमुख थे सर जॉन साइमन। तो इस कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे। यह कमीशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का परीक्षण करने आया था। यह देखने आया था कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश सरकार को देनी थी। साइमन कमीशन का विरोध सभी दलों ने मिलकर किया, बल्कि इसका विरोध साइमन कमीशन के आने के पहले ही शुरू हो गया था। 1925 में स्वराज दल के बहुत बड़े नेता चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी के 3 बड़े नेता थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और NC केलकर। इन तीनों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए 1926 में के चुनाव में स्वराज पार्टी का बहुत लचर प्रदर्शन रहा। कई बड़े नेताओं ने इस पार्टी को छोड़ दिया था। इनमें मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया था। कारण यह था कि इनका आपस में मतभेद, कहीं कहीं यह भी लिखा है कि मोतीलाल नेहरू गौहत्या के पक्ष में थे, इसलिए ये लोग अलग हुए। परिणाम स्वरूप 1926 में स्वराज दल बिखर गया और 1926 के चुनाव में इस पार्टी का बहुत लचर प्रदर्शन रहा। 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बनते हैं, जो स्वराज पार्टी के ही थे। फजली हुसैन और छोटू राम ने मिलकर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया और दक्षिण भारत की जस्टिस्ट पार्टी उदासीन बनी रही। इस पार्टी ने ना तो विरोध किया, ना ही समर्थन किया साइमन कमीशन का। इसी बीच मुस्लिम लीग 2 धड़ों में बढ़ गई, एक को मोहम्मद शमी की अध्यक्षता में और एक मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का साथ दिया। जिन्ना ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जबकि मोहम्मद शफी ने इसका विरोध नहीं किया। इसी समय साइमन कमीशन की मदद के लिए एक समिति गठित की जाती है और इस समिति में भीमराव अम्बेडकर भी शामिल है। यह सब जो दिखाता है कि लगभग भारत एक था, कुछ को छोड़कर। साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन के विरोध में ही भगत सिंह के सामने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया लाहौर में, और यह इतना भयानक था कि कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस हत्या का बदला लिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। क्रांतिकारियों और भगत सिंह ने जो है सैंडर्स हत्याकांड को जो अंजाम दिया था, वह इनकी मौत का बदला था। जब सभी भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो भारत के सचिव थे खुले आम चुनौती दे दी, यानी भारत के सचिव ने जो है खुले आम चुनौती दे दी कि तुम लोग अपना कानून बना लो जब तुम्हें इतनी परेशानी है। परिणाम स्वरूप भारत में सर्वदलीय बैठक हुई और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है फरवरी 1928 का दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में सभी दलों ने भाग लिया और सबने मिलकर कहा कि अब संविधान लिखना है। तो मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाकर 9 सदस्य की एक कमेटी गठित की गई थी तथा संविधान बनाने का कार्यभार इसी कमेटी को सौंपा गया। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में 3 बार हुए, 28 फरवरी 1928 दिल्ली में, मई 1928 मुंबई में और फिर अंत में कलकत्ता में हुए थे। भारत सचिव जिसने साइमन कमीशन का विरोध करने के बाद भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी थी, उसका नाम बर्कनहेड था। कांग्रेस के बर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। समिति के अन्य सदस्यों में सर अली इमाम, MS अणे, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, NM जोशी और GP प्रधान थे। इस समिति के सम्मेलन में जो 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में हुआ, इसमें भारत के 29 संगठनों ने भाग लिया। भारतीय संविधान के सिद्धांतों को तय करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट की नाम से जानी जाती है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को पहले लक्ष्य के रूप में एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, एक साथ पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा बोर हो रहे हो तो वीडियो में पढ़ाई में बोर होना अच्छी बात नहीं है, तो ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो अगस्त 1928 में पेश की गई थी, इसे दिसंबर 1928 में हुए मद्रास अधिवेशन में कुछ भारतीय दलों ने अस्वीकृत कर दिया। इनमें 2 प्रमुख दल थे, मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट पर असहमति प्रकट करते हुए
ये कहा कि हमें संपूर्ण भारत की 1/3 सीटों का आवंटन किया जाए, केंद्रीय विधान परिषद की तथा मुस्लिम लीग को पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान का पंजाब भारतीय पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और बंगाल वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुसार सीटें दी जाएं। इस बात पर हिंदू महासभा ने कहा, हमें देश में जनसंख्या के आधार पर सीटें चाहिए। इस तरह नेहरू रिपोर्ट से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा तो नाखुश थे। इसके बाद कांग्रेस की बैठक में 1928 में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट का जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। स्वराज पार्टी मध्य प्रांत बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी। उत्तर प्रदेश प्लस मुंबई में सफलता मिली, मद्रास प्लस पंजाब में निराशा मिली। फिर गांधी जी ने स्वराजियों को समर्थन किया था। स्वराज पार्टी 1930 में समाप्त हो गई। दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रत्येक स्तर पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई में पहुंचा। सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 दिल्ली में, मई 1928 मुंबई में और दिसंबर 1928 कोलकाता में हुआ था। 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली कि आने वाले वर्ष की 26 जनवरी को हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।